नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ हैं बाबा साहब के रास्ते पे चलने वाले, उनके विचारों को आत्मसात करने वाले डॉक्टर अनूप पटेल जी हमारे साथ हैं। आप जेएनयू से इंटरनेशनल रिलेशन में रिसर्च किए हैं। नेल्सन मंडेला को आप अपना आदर्श मानते हैं। नेल्सन मंडेला बाबा साहब के काफी करीब रहे हैं। तो हम जानेंगे आज वर्तमान में बाबा साहब के विचार और बहुजन आंदोलन कहाँ पे है। जी जी। सभी को जय भीम, जय मंडल। साथियों, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब इस देश के संविधान के निर्माता, इस देश में जो दलित, पिछड़े और शोषित वंचित तबका है उसकी एक मुखर आवाज, उनके हित चिंतक का आज जो है आज उनको याद करने का दिन है और उसको चाहे सरकार हो चाहे समाज हो पूरी शिद्दत से उन्हें याद कर रहा है। आपने एक व्यक्तित्व का जिक्र किया, नेल्सन मंडेला साहब का। नेल्सन मंडेला से मेरा आत्मिक जुड़ाव इसलिए है क्योंकि मैं साउथ अफ्रीका विजिट मैंने किया था, फील्ड ट्रिप था मेरा, जब आप रिसर्च कर जी रहे जी थे, जी। और थीसिस तैयार कर जी रहे जी, थे। और मेरी थीसिस भी भारत की आरक्षण प्रणाली और साउथ अफ्रीका का जो अफर्मेटिव एक्शन है उसकी तुलनात्मक अध्ययन है। तो मैं जब वहां पे गया, उनको मैं बहुत अच्छे से जाना। उनको जो 27 साल तक रोबिन आइलैंड में रखा गया, कौन कौन सी यातनाएं दी गई, तो मैं वहां जाके उन चीजों से रूबरू हुआ तो निश्चित रूप से मेरे दिल के बहुत नजदीक है। आपने जो ये बात की है कि बाबा साहब को किस रूप में जो है याद किया गया जा रहा है और किस तरीके से देखा जाए, बाबा साहब इस देश में आजादी के बाद जितने भी व्यक्तित्व हुए हैं उसमें सबसे बड़े आइकॉन के रूप में निकले हैं। और मैं ये कहूं कि 21वीं सदी में भारत के सबसे बड़े चर्चित और सबसे ज्यादा लिखने, सुनने, पढ़ने वाला जो व्यक्तित्व का केंद्र है वो बाबा साहब अम्बेडकर रहे हैं। 21वीं शताब्दी के महामानव के तौर पे हम बाबा साहब को देखते हैं जी। लेकिन बाबा साहब को जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नोबेल अवार्ड नहीं मिला, हाँ। शांति का, जी। वैसे ही बाबा साहब को भी नहीं मिला। नहीं मिला। तो क्या कहीं लगता है कि नोबेल अवार्ड के जो वो टीम है उसका सोचने का या कहीं उससे कुछ कमियां रह गई कि बाबा साहब को नोबेल अवार्ड नहीं मिला? जी, देखिए, ये दोनों व्यक्तित्व इतने बड़े हैं कि इनके सामने जो है ना, नोबेल अवार्ड अगर मिलता तो नोबेल अवार्ड धन्य होता। चूंकि नोबेल अवार्ड की बात कर रहे हैं, नोबेल अवार्ड से संबंधित एक किताब हम लोग जल्द ला रहे हैं, जो नोबेल पीस प्राइज मिला है जिन महिलाओं को, उस पे जो है हम लाएंगे। तो उसपे से जब मदर टेरेसा को, इसी संबंधित एक बात है, मदर टेरेसा को जब नोबेल अवार्ड मिला था तो जो नोबेल अवार्ड देने वाली कमेटी थी उसने बोला था कि हम धन्य हुए हैं। तो ये उनकी तरफ से भूल हुई है। महात्मा गांधी हो चाहे बाबा साहब अम्बेडकर है, इनका आइकॉन बहुत बड़ा है। आज देखिए कि चाहे अमेरिका की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अभी 2 दिन पहले यूएनओ के हेड ऑफिस में, यूनेस्को के हेड ऑफिस में बाबा साहब का स्टैच्यू लगा है। बाबा साहब का दर्शन इस समय बहुत विस्तृत फलक पे ग्लोबल स्तर पर है, तो ये किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं। जी, आप अपनी बातें आगे बढ़ाइए। जो कह रहे थे, हाँ, वर्तमान में बहुजन आंदोलन और बाबा साहब के विचार। मैं ये कह रहा था कि क्या जो एक सवाल मौजू है, आज 6 दिसंबर है, उस निश्चित रूप से बाबा साहब के योगदान पे हमें बात करना चाहिए। वो उनका जो नारा था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, जी, और जो शोषित, वंचित, पीड़ित तबका है उसके लिए एक रास्ता उन्होंने दिया कि बेहतरीन खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो और देश के प्रति प्रेम करो। उनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं हुआ। बहुत सारे सवाल उठाते हैं जो लगातार जो सो कॉल्ड जो राष्ट्रभक्त आ गए हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम। ये बात बाबा साहब ने सबसे पहले कही थी कि मेरे लिए देश पहले है, और उसके बीच में अगर कोई भी व्यवधान आएगा तो मैं उन सब चीजों से हट जाऊंगा। एक बात। दूसरा ये है कि वो इस देश के कानून मंत्री रहे, इस देश के संविधान निर्माता रहे, लेकिन साथ में एक पॉलिटिकल पार्टी के भी संस्थापक रहे हैं जी, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जी। तो उस समय जो सरकारें थी उनका जो विजन था वो फलीभूत नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने एक राजनीतिक दल की भी स्थापना की कि हमारे लोगों की आवाज कोई नहीं सुनाएगा, इसलिए हम अपना प्लेटफॉर्म तय करेंगे। उन्होंने तय किया और उसके बाद आप देखेंगे कि लगातार दलित, पिछड़ों के केंद्र में जो है उन्हीं के सेंटर पॉइंट को लेकर पार्टियां रही। आज के समय में एक राष्ट्रीय पार्टी भी दलित समाज, बहुजन समाज से बीएसपी है, और बीएसपी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना चुकी है।
अब बात यह है कि क्या बाबा साहब के दर्शन पे वो पार्टी चल रही है, तो मैं ये तो कहूंगा कि डेफिनेटली बाबा साहब के दर्शन में चल रही है, लेकिन जो समाज के बीच बाबा साहब का दर्शन है वो शायद सही ढंग से वो मैसेजिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए वो पार्टी का अभी जो है जिस तरीके से आना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। लेकिन दूसरी चीज हम देखते हैं कि जो केंद्र में सरकारें रही हैं, अब बाबा साहब के दर्शन और विचार को इग्नोर नहीं कर सकती हैं, चाहे पहले कांग्रेस की सरकार हो या जी। वर्तमान में एनडीए की सरकार भाजपा के नेतृत्व में। बाबा साहब के दर्शन को नकारना, उन्हें साइड में रखना सबके पतन का कारण बनेगा, इसलिए बाबा साहब के दर्शन को वर्तमान सरकारें चाहे जिस दल की हो वो हमेशा प्राथमिकता देती रही। जिस तरह जब 2014 में पीएम बने नरेंद्र मोदी जी, हाँ, तो उन्होंने बाबा साहब से जुड़े जो 5 प्रमुख स्थल थे, हाँ, उसको उन्होंने पंचतीर्थ का नाम दिया। हाँ, उसको एक भव्य, एक पर्यटन केंद्र, एक स्थल के तौर पे उन्होंने उसको विकसित भी किया। तो केंद्र में तो बाबा साहब को इस तरीके से महिमा मंडन किया गया, प्रधानमंत्री मोदी करते भी हैं, लेकिन क्या जमीन पे आज भी उनके जो उस समाज के लोग हैं उनको वही सम्मान मिल रहा है? आज भी कहीं ना कहीं घटनाएं घटती है, जी, कहीं पे घटना घटती है कि घोड़ी पे चढ़ने पे आज भी दलित समाज के युवक को मार दिया जाता है, बारात को रोक दिया जाता जी। है, आज भी दलित समाज के किसी बच्ची के साथ अन्याय होता है। जी। तो कितना अंतर है, इसको कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से जो है ये जो आपका सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के समय में भी दलित वर्ग अगर मूछे रख ले रहा है जी। या घोड़ी पे चढ़ जा रहा है तो उसके खिलाफ जो है हिंसा होती है, उस पर अत्याचार होते हैं। लेकिन मैं इसे संक्रमण कालीन का दौर मानता हूँ। ये सोचिए, आज से 50 साल पहले दलित समाज कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं मूछे रखूं या घोड़ी पे चढ़ूं। तो ये प्रोग्रेस का पॉइंट तो है कि आज उस लेवल पे आ गया है कि वो अपने स्तर पर जो उसके साधन संसाधन है एसर्ट कर रहा है। लेकिन जो काम करने की जरूरत रही है, चाहे समाज के स्तर पर देखिए, सरकार बनने से समाज के स्तर पर सुधार नहीं होता है। सामाजिक आंदोलनों की जरूरत हमेशा रही है। निश्चित रूप से लगातार आंदोलन हुए पिछले 10 से 20 साल में। इधर 2000 के बाद दलित वर्ग को ध्यान में रखते हुए आंदोलनों की संख्या में कमी आई है। हाल फिलहाल एक बड़ा आंदोलन वही जो है 2018 का, जब SC/ST एक्ट में परिवर्तन की कोशिश की गई थी, वो एक पूरे बड़ा देश में एक आंदोलन हाँ, हुआ था। लेकिन और भी आंदोलन करने की जरूरत है और समाज को भी समझने की जरूरत है कि अगर हम मानते हैं कि इस देश में 13 से 14% दलित समाज है और उत्तर प्रदेश में 20 से 22% एक दलित वर्ग है, तो बिना उसकी हिस्सेदारी, बिना उसके रिप्रेजेंटेशन की, चाहे शासन हो, सत्ता हो, समाज हो, चाहे अन्य सेक्टर हो, उनको भी रेस्पेक्टेबल अगर पोजीशन नहीं मिलेगी तो ना ये समाज बढ़ेगा, ना ये देश। अच्छा, एक लास्ट सवाल है। आप आजाद समाज पार्टी के भी काफी करीब है। जी, जी। आजाद समाज पार्टी को 2027 में किस तरह से देखते हैं? जी, क्या तैयारी हो रही है उसको? निश्चित देखिए, उत्तर प्रदेश में बदलाव की राजनीति चल रही है और उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का कारवा लगातार बढ़ रहा है। भीम आर्मी जो उसके कोर में रही है जी। भीम आर्मी का फैलाव आज पूरे देश में है। कहीं पे भी दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार होता है और सिर्फ दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के नहीं, जो भी चाहे महिलाएं हो चाहे किसान हो, सबके लिए भीम आर्मी खड़ी हो रही है। और लगातार आजाद समाज पार्टी बाबा साहब के सिद्धांत पे, काशीराम साहब के जो है दर्शन पे चल रहे हैं। हमारे जो लीडर हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी बेहतर काम कर रही है और 2027 में एक बड़ी भूमिका मैं देख रहा हूँ। 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले अगले कुछ महीने में यूपी में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव में आप लोगों की कैसी उपस्थिति रहेगी? उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 1 महीने पहले तक पूरे उत्तर प्रदेश में मंडल स्तर पर सहभागिता का प्रोग्राम रखा गया था, भाईचारा बनाओ कार्यक्रम, जिसपे एक मंडल पे 10,000
40,000, 20,000, 30,000 इस तरीके से लोग गैदरिंग हुई है, पूरा फोकस हुआ है। अब जिले जिले पे जो है ये प्रोग्राम चलेगा और निश्चित रूप से 2027 के पहले 2026 सेमीफाइनल है, उस पे आजाद समाज पार्टी की एक बड़ी भूमिका तय होने जा रही है। तो ये थे डॉक्टर अनूप पटेल, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।